चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो वाला आवाज़ आ रही है ना सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोग बात कर रहे थे सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। और हमने बताया था सैटेलाइट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड मैनमेड सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट थी जिसको किसने बनाया था? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ह्यूमंस ने बनाया था, और नेचुरल सैटेलाइट को नेचर ने बनाया था, ठीक है। अब अगर ये सैटेलाइट क्या करता है इसकी बात करें तो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे पहला ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर ये सैटेलाइट बेटा मान लो मेरे पास ये कोई एक, मान लो ये, चलो अर्थ तो मेरे पास है ही है। जब अर्थ है तो डायरेक्ट अर्थ को बुला लेते हैं अपने। सपोज करो बेटा ये अर्थ है और ये कोई आपके पास ये अर्थ है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। मैंने कल बताया था कि आपको दिखाया था कि जो आर्यभट्ट सैटेलाइट था 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था स्पेस में, और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, है ना। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा है तो उस ऑर्बिट में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1991 में वो ऑर्बिट छोटी होती 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 कहाँ गिर गई? वापस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई थी, है ना। इसका मतलब जो भी सैटेलाइट्स होगा वो क्या करेगा? अर्थ के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करेगा? घूमेगा। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा। मान लो ये आपके पास एक सैटेलाइट हो गई, तो सैटेलाइट का डिजाइन बना लेते हैं। ये मान लो एक सैटेलाइट है, ठीक है। ये आपके पास सैटेलाइट है, ठीक है। ये सैटेलाइट है और सैटेलाइट का मास क्या है? स्मॉल m, ठीक। कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है अर्थ सरफेस के ऊपर। h हाइट पे अर्थ सरफेस के ऊपर। माना कि इस अर्थ का जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ कोई भी सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करे? इसके चारों तरफ घूमता रहे। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, माना कि ये सैटेलाइट ऐसे घूम रही है विद ए वेलोसिटी v0, ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। तो इसका अब मान लो ये जो अर्थ है, अर्थ का मास क्या है बेटा आपके पास? कैपिटल है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। ये आपके पास सैटेलाइट है और ये आपके पास अर्थ है। इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। पहला तो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स, वो होगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है? R प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। एक ऐसी वेलोसिटी भी लग रही होगी इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है किसी दूसरे बॉडी के, तो वहाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा जिस फोर्स के वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? F इज इक्वल टू m v। अच्छा, कौन घूम रहा है? ये घूम रहा है। जो घूमता है उसका मास लेते हैं,
किसके चारों तरफ घूम रहा है? अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। इसका मास लेंगे और इसी की वेलोसिटी लेंगे, एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में ये कितनी दूरी पर है? आर प्लस एच। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम की जगह तो एम हो गया, किस वेलोसिटी जा रहा था? वी नॉट का स्क्वायर, और दूरी क्या था? आर प्लस एच। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 2। अब ये जो दोनों ही फोर्स है, ये दोनों ही फोर्स सैटेलाइट और अर्थ के बीच में लग रहा है। दोनों ही फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है? सैटेलाइट और अर्थ। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या लगेगा बच्चों जल्दी बताओ? ये हो जाएगा एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जो कटे काट लो, क्या कटेगा? स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, आर प्लस एच से एक आर प्लस एच कैंसिल। वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जी एम अपॉन में आर प्लस एच। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ? वी नॉट इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर जी एम अपॉन में आर प्लस एच। एक ये भी फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, तो हम लोग एक और जानते हैं, कहानी पढ़ा था स्टार्टिंग में, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम की जगह क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, इस जी एम की जगह आपके पास क्या हो जाएगा? जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच। एक ये भी फॉर्मूला हो गया। अभी रुकते हैं। अब अगर हम बोलें कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस के बड़ा नज़दीक है और घूम रहा है, ठीक है, इफ अ सैटेलाइट moving nearer to the earth, nearer to the earth, then h की वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों? अर्थ के बहुत नज़दीक है तो हाइट को क्या करेंगे? नेग्लिजिबल मानते हैं रेडियस की अपेक्षा। तो h क्या हो जाएगा? 0। अब अगर यहाँ h की वैल्यू 0 रखोगे तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जी आर स्क्वायर होल अपॉन में r प्लस एच की जगह क्या हो गया? 0। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? वीडियो वालों यस नो? कोई टेंशन? तो v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में मिलेगा जी आर स्क्वायर अपॉन में r, एक r से एक r क्या हो गया? कैंसिल। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू हो गया अंडर रूट में जी आर। अब अगर हम अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालें, अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं कि अर्थ के अराउंड में जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी के साथ वो सैटेलाइट घूमता रहता है, अगर वो निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में जी की वैल्यू होती है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 7.93 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। 7.92 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? तो पहले डिफाइन कर लो क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसके बाद इसको नोट करिएगा। डिफाइन कर लीजिए फटाफट ऑर्बिटल वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी, it is the velocity required, it is the velocity required to put the satellite, to put the satellite into its orbit, into its orbit
around the earth surface is called orbital velocity, अब नोट कर लो फटाफट। इसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है इसमें भी कहीं मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है ना। इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी आल्सो डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास कुछ भी हो वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। वो अगर डिपेंड करेगा तो किस पे करेगा, मास ऑफ प्लेनेट पे, किसके चारों तरफ घूम रहा है उसके मास पे डिपेंड करेगा। मास ऑफ सैटेलाइट से कोई मतलब नहीं। आप 1 किलो का सैटेलाइट भेज दो और 1000 किलो का सैटेलाइट भेज दो, वो घूमेगा उसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था एस्केप वेलोसिटी भी होता है, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। एक चींटी को फेंको या हाथी को फेंको, दोनों को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, तो निकल जाएगा दोनों। मास वहाँ पे भी मास पे डिपेंडेंट नहीं होता। चलिए अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity। बहुत सिंपल है, आप लोग बताओ जल्दी से। escape velocity क्या था, VE इज इक्वल टू था अंडर रूट में 2GR, याद आ रहा है क्या कुछ, यस नो। और ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में GR था क्या। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। दोनों को डिवाइड करोगे तो VE अपॉन में VO इज इक्वल टू, VE को लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट GR, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट GR। अंडर रूट GR से अंडर रूट GR कैंसिल। एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, थोड़ा अक्सर नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं। हो गया सबका बच्चों, वीडियो वालों? चलो अब मैं बात कर लूँ, समझने की सिर्फ बात है। सैटेलाइट्स, अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। जानते हो आप लोग कौन कौन से? एक होता है जियो स्टेशनरी, या इसको सिंक्रोनस बोलते हैं सैटेलाइट, और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, मैं बुला लेता हूं धरती माता को। ये देखो, ये अर्थ है, ये बड़ा सा अर्थ है। ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है सैटेलाइट, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर हम पोलर की बात करें, वो कैसे घूमेगा बता सकते हो तुम लोग? पोल की तरफ घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, ये क्या कहलाएगा, पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर हम लोग यही सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर पहली कहानी, ये उसी डायरेक्शन में रोटेट करती है जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है। तो अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है आपको पता है? ये देखो, ये होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अर्थ ऐसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही रोटेट करता है ना। दूसरी बात, जिस वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये अर्थ रोटेट करता है, मतलब अर्थ भी ऐसे तो गोल गोल घूम रहा होगा और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी गोल गोल घूम रहा होगा। इन दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा, सेम। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होता? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
DTH का, जो आपके घर के छत के ऊपर पे DTH लगा होता है। मान लो ये DTH है, ये सेटेलाइट है। ये DTH और सेटेलाइट दोनों एक दूसरे के ठीक सामने होने चाहिए, तभी सिग्नल रिसीव कर रहा होगा और आपका टीवी पे चैनल आ रहा होगा। अगर ये थोड़ा सा भी इधर घूम जाए तो सिग्नल रिसीव करेगा क्या? नहीं, तो फिर आपके उस पर आएगा नो सिग्नल। तो क्या होता है, जब अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ पे DTH है और मान लो ये सैटेलाइट ऊपर है, ये दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम। दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होने चाहिए? सामने होने चाहिए, तभी तो रिसीव करेगा। अब पता चला अर्थ इधर रोटेट कर रहा है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आएगा क्या? पूरे दिन के लिए सिग्नल गायब रहेगा। दिन में 1 सेकंड के लिए तो जरूर सामने आएगा, तब उस समय आ गया टीवी, फिर वापस चला गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के सामने होते हैं और साथ साथ मूव करते रहते हैं। इसका मतलब अर्थ को लगता है 24 घंटा रोटेट करने में, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को भी कितना लगता होगा? 24 घंटा लगता होगा। प्रॉपर्टी याद रखो, पहले ये किधर से किधर घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? सेम। इसको कितना टाइम लगता है पूरा घूमने में? टाइम पीरियड कितना होता है इसका? 24 आवर। जितना अर्थ को लगता है उतना उसको भी लगता है। अच्छा, इसको किस हाइट पे रखते हैं? ये लगभग 36,000 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को रखते हैं। किस काम में आता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आता है, वेदर मॉनिटरिंग के काम आता है ना, टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आता है। ये सब जगहों पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है? ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। पोलर सैटेलाइट क्या किया था, इसका एक कंट्रीब्यूशन क्या है? पहला ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट ने क्या किया था? पहली बार उसने बताया था कि ओजोन लेयर में कोई छेद है। ओजोन लेयर में जो होल था, पता लगाने का काम ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट ने ही किया था। और वो कहाँ पे था? कहीं पोल के आसपास। एक मतलब छेद का मतलब था, ये नहीं कि पूरा छेद हो गया, नहीं, मतलब वहाँ की लेयर बहुत पतली हो गई थी, थिन हो गई। ये बताने का काम किसने किया था? ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट ने ही किया था। ये भी वेदर मॉनिटरिंग के काम आता है, वेदर फोरकास्टिंग के काम आता है। हम बैठे बैठे बता देते हैं भाई यहाँ का टेम्परेचर कितना है। आजकल देखा ना गूगल मैप में दिखता ना कि गाजीपुर का टेम्परेचर इतना है, आज बारिश होगा कि नहीं, संभावना है कि नहीं। ये सब कैसे बताते हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सैटेलाइट्स हैं। चूँकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में भी इस साल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि अगर कोई बोले तो आपको आइडिया रहे कौन किस टाइप के सैटेलाइट होता है। इसको सिंक्रोनस क्यों बोला गया? पहला एक कहानी है। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है जानते हो बच्चों? सिंक्रोनस का मतलब होता है एक जैसा। जैसे अर्थ बिहेव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वैसे ये सैटेलाइट भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसा अर्थ ने टाइम लिया एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, वैसा ये सैटेलाइट भी कितना टाइम लिया रोटेशन के, मतलब जैसा, एक जैसा। जैसे आपने मोबाइल में आजकल आपको लोग ईमेल को सिंक्रोनाइज करते हैं क्या? कि जैसे मैसेज आता था पहले, वैसे आजकल ईमेल आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है क्या? जैसे आप पहले मैसेज रिसीव करते थे, ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता था अरे मैसेज आ गया, वैसे ही आजकल ईमेल का भी नोटिफिकेशन ऊपर दिखता है, अच्छा ईमेल आ गया। अब जैसे टैप करते हो ईमेल खुल जाता होता है क्या? वैसे ही उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना, एक जैसा हो गया। अब दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। तो ये थे छोटे से आपके पास सैटेलाइट की कहानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। इसमें पहला बात करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहता है? थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। कान से सुनोगे? ध्यान से? कान से?
ध्यान से सुनो, कान से मत सुनो। ध्यान से सुनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कान से सुनोगे तो अच्छा लगेगा ना। तो कान से सुनोगे कि ध्यान से? जल्दी बोलो। कान और ध्यान दोनों से सुन लोगे? चलो इसी से सुनते हम लोग। अरे भाई साहब, कसम खा लिया है। गोली मारो। ये हमारे पास है सन। लो, जब हमारे पास सन अवेलेबल है तो हम दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े? ये सन दिख रहा है क्या तुम लोग को? सबको दिख रहा है? चलो, क्या बोला था? और ये हमारी हो गई धरती माता। धरती माता को अभी फिलहाल इधर रखते हैं। सन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि लगे कि सन है। ये क्या है? सन। तो किसने बोला था? किसने बोला था? जल्दी बोलो। कैपलर जी ने बोला था। ये बहुत ज़्यादा बड़ा, इसको ओह माय गॉड, इसको करते हम लोग छोटा सा, समझने में आसान रहेगा। पागल कर देगा। मैजिक हो रहा, मैजिक। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैथ्स पढ़े होंगे, ज़्यादा मत पढ़िएगा। मैथ्स पढ़े आप लोग? हाँ, मैथ्स में ये कहा जाता है, इसको कौन सा शेप बोला जाता है? एलिप्स। ठीक है, तो बोला गया कैपलर्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है, ये आपके पास धरती माता है या कोई भी प्लेनेट उठा लो, ऐसे ईच प्लेनेट revolves around the sun in an elliptical orbit and sun is situated at one of the two foci. फोकाई क्या होता है बच्चा? फोकस का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ, फोकस का भाई होता है फोकाई। एक फोकस इधर भी होता है और दूसरा, मतलब एक फोकस यहां भी होता है और दूसरा फोकस इधर भी होता है। मतलब दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे क्या होगा? सन सिचुएटेड होगा और उसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या घूमेगा? प्लैनेट्स। ये क्या है आपके पास? प्लैनेट्स। ये था कैपलर्स का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट। मतलब सारे प्लैनेट किस ऑर्बिट में घूमेंगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे। और सन कहां होगा? दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होगा। तो अभी यहां पर है, इस फोकस पे मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ? जल्दी बोलो। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स फर्स्ट लॉ, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई। समझ में आ गया? फटाक से लिखो, जल्दी से लिखते चलो, समझते चलते हैं। जब तीनों समझा देते फिर इकट्ठा लिख लेते हैं। देखो दूसरा लॉ क्या बोलता है, चलो सीखते चलते हैं इकट्ठा। कैपलर्स सेकंड लॉ, कैपलर्स सेकंड लॉ, या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। समझने का प्रयास करते हैं। फिर से हमारे पास ये क्या है? एक सन है, ठीक है,
चंदा मामा नहीं है, ये सन है। ठीक, अब क्या है, सारे प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं बेटा इसके चारों तरफ, किस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, ये वाला वैसे। समझाने के लिए आपको मैं बना रहा हूं कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, ये कोई एक फोकस पे कौन था, सन था, SUN। अब कहाँ है धरती माता, कहाँ थी जल्दी से बताओ, कहाँ है धरती माता, यहाँ है। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट करिए, मान लो ये यहाँ पर है, मान लो कोई भी प्लेनेट। ठीक, मान लो कि ये जो धरती माता है अभी P1 पोजीशन पर है, यहाँ पर P1 पर। एक दिन बाद ये धरती माता कहाँ पहुँच गई, एक दिन बाद ये धरती माता पहुँच गई, मतलब अभी इस पोजीशन पे थी, अभी सन से ये P1 पोजीशन पे थी। एक दिन बाद मानते हैं ये P2 पोजीशन पे पहुंच जा रही है, ऐसे यहां पर P2 पोजीशन पे पहुंच गई यहां से। तो ये कुछ एरिया कवर कर रही है क्या, ये कोई भी प्लेनेट हो, हम नहीं बात करेंगे सिर्फ अर्थ हो, कुछ एरिया कवर कर रहा होगा, इसका नाम बीच में O लिख लेते हैं, OP1 P2। अब अगर मैं यही धरती माता को इधर ले लूं, इसी प्लेनेट को इधर ले लूं, यहां ले लूं, मान लो यहां पर है, यहां A पोजीशन पर है, और वही एक दिन बाद, जैसे एक दिन बाद वो P2 पहुंची थी, अब अगर इधर देखें तो एक दिन बाद मान लेते हैं वो यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। ठीक है, तो ये भी दूरी कुछ होगी क्या, ये भी कुछ होगा क्या, ये एरिया भी कुछ कहलाएगा क्या, ये एरिया भी कहलाएगा क्या कुछ, ये दोनों एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल सी बात, अभी ये प्लेनेट यहां था और कहां चला गया, यहां चला गया एक दिन बाद या एक पर्टिकुलर टाइम बाद, T टाइम बाद वो यहां चला गया। तो जो एरिया कवर करेगा वही एरिया, वो अगर प्लेनेट यहां है और यहां से वो A' पे पहुंच जाता है तो सेम एरिया यहां भी कवर करेगा। मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ P1 P2 O इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ A' O, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल करेगा। तो ये कैपलर्स लॉ ऑफ एरिया भी बोलेगा, हाँ सेम टाइम, हाँ टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू कैपलर सेकेंड लॉ द रेडियस वेक्टर, ये जो आपके पास व्हाइट लाइन जा रही है ना, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ये वाला व्हाइट लाइन जा रही है इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो रेडियस वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ किया गया है, प्लेनेट से सन तक। ठीक है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम प्लेनेट टू सन स्वेप्ट्स आउट इक्वल एरिया, स्वेप्ट मतलब होता है कवर करना, स्वेप्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहां से यहां तक जाने में इनको अगर टाइम T लगा था और यहां से यहां तक जाने में टाइम T लगा था, तो ये दोनों एरिया कवर कैसे करेंगे, इक्वल एरिया स्वैप करेंगे, इक्वल एरिया कवर करेंगे। ये कौन बोला था, कैपलर्स सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ एरिया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कैपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, तीसरा कैपलर्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोलता है, फिर से भाई, अगर मुझे किसी प्लेनेट का पता लगाना है वो कितना देर में सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा,
अगर उसका टाइम पीरियड निकालना है तो वो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बेटा, वो होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मतलब बेटा क्या है, मतलब आपके पास ये आपके पास यहां पर कौन है, ये कौन है, सन है, ठीक। अब यहां से किसी ओ माय गॉड, यहां से किस, क्या हो रहा है भाई साहब, जाने का नाम नहीं ले रहा। यहां से किसी प्लेनेट की अगर हम बात करें, कोई प्लेनेट इस सन के चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसका मुझे टाइम पीरियड पता लगाना है। तो टाइम पीरियड कैसे पता लगेगा, ये जो रेडियस आपने निकाला है ना, इसका आप क्यूब कर देंगे तो आपको इसका टाइम पीरियड पता चल जाएगा। मतलब इसका टाइम का स्क्वायर जो होगा वो किसके, रेडियस के क्यूब के बराबर होता है। अब सोच के बताओ, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसको घूमने में कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो सोचो, और जिसकी रेडियस कम, अगर मान लो हम मार्स की बात करें, मार्स यही कहीं होगा, इसकी रेडियस कितनी सी हो गई, छोटी, उसको घूमने में कितना समय लगेगा, सबसे कम समय लगेगा। प्लूटो बहुत दूर है, उसका रेडियस बहुत ज़्यादा, उसको एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 243 साल, लगभग 243 साल लग जाएंगे एक कंप्लीट रोटेशन करने में। जैसे आप अर्थ को कितना लगता है सन के चारों तरफ घूमने में, 365 दिन 6 घंटे, है ना। वैसे इस प्लूटो को घूमने में कितना लगेगा, 243 साल लगभग आसपास, उतना टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम पीरियड कैसे निकला किसी प्लेनेट के, कि सन के चारों तरफ कितना समय ले रहा है घूमने के लिए, वो कैप्लर्स के थर्ड लॉ से पता चला, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। उसके अंदर पहला हेडिंग लिखिएगा कैप्लर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट। कैप्लर्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, फिर से बता रहा हूं। कैप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, कैसे ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और जो सन है वो दो में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये था पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता, तो लिख लो अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, लिख लिया हो गया। अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, every planet, according to Kepler's first law, every planet revolves around the sun, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, and sun is situated, and sun is situated at one of the two foci। फोकाई का स्पेलिंग क्या होगा, FOCII ना। जैसे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, फोकस का प्लूरल क्या होगा, फोकाई, या फोकी भी लोग बोलते हैं, कोई फोकाई बोलता है, जैसा भी हो प्रोनाउंसिएशन। ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग तड़ाक से, फटाफट बनाइए जल्दी से ये फिगर। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाइए और सन को किसी एक फोकस पे फिक्स कर दीजिए, ठीक है। ये था कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। अब अगर कैप्लर्स फर्स्ट लॉ जानते हैं, अगर कभी भी आपसे कहेगा कैप्लर्स लॉ को स्टेट करिए, तो आप तीनों लॉ को बोलेंगे, ये नहीं कि फर्स्ट लॉ को बोल के काम खत्म कर दिया। कैप्लर्स लॉ में तीनों लॉ को आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। चले सेकंड लॉ की तरफ, हो गया बेटा वीडियो वालों, वेरी गुड। अब लिखिएगा कैप्लर्स सेकंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया। कैप्लर्स सेकंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया देखिए, अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स सेकंड लॉ, according to Kepler's second law,
when a radius vector is drawn from the sun, when a radius vector is drawn from the sun to the planet, swept out, SWEPT, swept out equal area, in equal interval of time, swept out equal area in equal interval of time। ये वाला फिगर बना लीजिएगा आप लोग फटाक से, और ये भी लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ फलाने इज इक्वल टू एरिया ऑफ ढिकाने। थोड़ा लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग होगा, हो गया, ये फिगर बन गया ना सबका। नेक्स्ट हेडिंग सबका बन गया बेटा वीडियो वालों? चलो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, कैपलर्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड, या लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी इसको बोलते हैं। कैपलर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं। लिखिए क्या बोल रहा है भाई? अकॉर्डिंग टू, कुछ बोल रहा ना, मोबाइल को लाया होगा, कुछ अजीब टाइप की हाई फ्रिक्वेंसी साउंड आ रही है। नेक्स्ट शार्प साउंड आ रही है। अच्छा जहाँ, चलो ठीक है लिखो। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, the square of time period of revolution of a planet, the square of time period of revolution of a planet around the sun, is proportional to cube of semi major axis, of its elliptical orbit, फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका प्रूफ आपको देखना है, ये कहाँ से आया। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में है, तो मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हो जाएगा तो बताइएगा। सबका हो गया? आइए चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं, ये कहाँ से आया। कैपलर्स थर्ड लॉ प्रूफ। कैपलर्स थर्ड लॉ में आपको टू प्रूव क्या करना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। जल्दी से बच्चा बताओ। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ, ईच प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit। सपोज करो बेटा ये आपके पास एक सन था और यहाँ पे कोई एक प्लैनेट है P, ठीक है। लेट अस सपोज दैट द मास ऑफ सन इज कैपिटल M एंड मास ऑफ प्लैनेट इज स्मॉल m, एंड इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, r, कैपिटल R मान लो, ठीक है। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ। F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ? अगर ये प्लेनेट इस सन के चारों तरफ अगर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है
तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। अगेन F बराबर क्या होगा? mv²/r। इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं क्या? यस नो? दोनों इक्वेशन, दोनों फोर्स जो है वो सन और प्लैनेट्स के बीच में लग रहे हैं। ठीक है, समझो बेटा मयंक। तो दोनों ही फोर्स को इक्वेट करते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा? ये हो जाएगा mv²/r इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m सॉरी mv²/r नॉट r² इज इक्वल टू होगा जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r²। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, r से एक r कैंसिल, v² बराबर क्या दिखाई दिया? gm/r। इक्वेशन नंबर इसको बोलते हैं थर्ड। ठीक है, आप देखो फिर से समझो। मान लो एक प्लैनेट यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, ये प्लैनेट है, इसके चारों तरफ घूम रहा है गोल 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 गोल। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। देखो दो बात होंगी, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ गया तो जो टाइम लेगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, स्मॉल टी। यहाँ से यहाँ गया जो टाइम लेगा स्मॉल टी, इंस्टेंटेनियस टाइम। यहाँ से यहाँ गया स्मॉल टी, यहाँ से वापस अगर वहीं चला गया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं कैपिटल टी। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा सर, तो आप लोग बताओ, सब लोग बताएगा? वेल, स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट अस सपोज दैट एक प्लैनेट चला और वापस वहीं आ गया। ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी v, डिस्टेंस कितना कवर किया? 2πr। वेरी गुड, 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर। और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में लगने वाला टाइम क्या होगा? स्मॉल टी या कैपिटल टी? ये हो गया कैपिटल टी। कोई तकलीफ? इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे? 4। अब देखो कहाँ गए भाई? इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसमें v की जगह वही पुट कर देंगे और सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या दिखाई देगा बच्चों? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो वहाँ क्या था? देखो v², तो v की जगह क्या लिखोगे? 2πr/t का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था? gm/r। gm/r। किसी बच्चे को तकलीफ? यस नो? बहुत खतरनाक फॉर्मूला बनने जा रहा है। किसी को तकलीफ? नो सर। सो एक फॉर्मूला तो पहले आप बना लो, ये हो जाएगा 4πr² इक्वल टू gm/r² अपॉन में r ना। अब अगर यहीं से मास ऑफ सन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ बच्चों? 4πr³ अपॉन में gt² इक्वल टू m। ये हो गया मास ऑफ सन निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको सन का मास निकाला, सन कितना भारी है, तो निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हमको तो प्रूव करना है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे? यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा बगल कर लेते हैं। देखो बेटा, सब लोग समझेंगे। इस जी टी को इधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा? थोड़ा ध्यान दो। 4πr³ इक्वल टू, बोलो, mgt
t², मिलेगा क्या? यस नो? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t² इक्वल टू, ये t² इक्वल टू mg इसके नीचे भेज दें तो मिलेगा 4 पाई अपॉन में mg इंटू r³ लिख सकते हैं क्या? अरे ये mg इसके नीचे आ गया, 4 पाई अपॉन में mg इंटू r³। 4 क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू फिक्स है। कैपिटल M क्या है? उसका ये मास फिक्स है, मास कभी चेंज होता ही नहीं। कैपिटल G क्या है? ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, t² इक्वल टू कांस्टेंट इंटू r³ लिख सकते हो क्या? यस नो? अगर कभी कोई कहे कि भैया ये वाला कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो ना? 4 रखोगे, पाई रखोगे, मास ऑफ सन रखोगे, इंटू जी रख करके सॉल्व करोगे, ये कांस्टेंट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। अब बताओ, इक्वल टू कांस्टेंट हटेगा तो किसका साइन आएगा? प्रपोर्शन का। यही तो होता है कैपलर्स थर्ड लॉ। होता है कि नहीं होता है? समझ में आया? नोट करो तड़ाक से।